Hello students, welcome to Meenakshi Gupta Physics classes. Please like, share and subscribe. This video I am making for the 10th class student for the chapter second, the remaining part of chapter second. हमने chapter second के human eye जो chapter था उसमें human eye discuss कर दिया है और इसकी video already uploaded है मेरे इस channel पे. Now we are going to discuss the left part of the chapter 2. In this video I will try to complete the all chapter. क्योंकि थ्योरेटिकल चैप्टर है तो टुडे आई एम जस्ट गेटिंग द न्यू वे टू अपलोड और आई एम हैविंग अ न्यू टाइप ऑफ वीडियो. इसमें मैं आपको एज अ पीपीटी मैंने बनाई हुई हैं जो आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करती चली जाऊंगी वन बाय वन. क्योंकि थ्योरेटिकल है, डेरिवेशन जैसा कुछ है नहीं, बस लैंग्वेज में आपको अपनी लैंग्वेज में समझनी है उस बात को कि किस चीज़ के बारे में क्या डिस्कशन हो रहा है. दैट्स इट. कोई फॉर्मूला नहीं है पूरे पीपीटी में, कोई न्यूमेरिकल नहीं है. जो कुछ डिलीटेड पार्ट मैंने जैसे कि लास्ट वीडियो में बताया था वो हट गया है जिसमें फॉर्मूलाज वगैरह हो सकते थे. सो लेट्स स्टार्ट विद दैट. तो जो आपका टॉपिक हो चुका था ह्यूमन आई हो चुका था, उसके बाद हम ग्लास प्रिज्म या ग्लास प्रिज्म के फिनोमिनन या जो आपका चैप्टर नेम था वो था द ह्यूमन वर्ल्ड एंड द ह्यूमन आई एंड द वंडरफुल वर्ल्ड. तो ह्यूमन आई हमने डिस्कस कर लिया. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द कलरफुल वर्ल्ड और द बेसिक फिनोमिना, नेचुरल फिनोमिना ऑफ दैट वर्ल्ड. सो फर्स्ट है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म. इसमें समझना कि क्योंकि ये क्या होता है ना कि 1 मार्क में या 2 मार्क में लिखने के लिए आ जाता है समटाइम्स. तो हमने एक ग्लास प्रिज्म लिया है. इस तरह से एक प्रिज्म है जो एक ट्रायंगल शेप में है और इसमें एक रे जाती है. मान लीजिए इस तरह से एक इंसिडेंट रेस पर आती है जो जानी चाहिए इस तरह से, बट क्या होगा एयर से ग्लास में जा रही है, एयर से ग्लास में जा रही है तो इट विल गो इन दैट मैनर. रिफ्रैक्शन हो जाएगा, नॉर्मल से अवे चली जाएगी एंड इन द सेम मैनर द रे ऑफ लाइट आफ्टर द ग्लास इट विल गो इन द एयर एंड इट विल गो टूवर्ड्स द नॉर्मल. ये आपने देख लिया किस तरह से रे एक ग्लास प्रिज्म से जब हम किसी भी रे को पार कराएंगे या पास कराएंगे तो दैट विल बी द प्रोसेस टू गो इट. लेटर ऑन अगर हम उसी रे को इसको अगर हम पीछे की तरफ लेकर जाते, मतलब इस वाली रे के लिए हमारा नॉर्मल ये हो गया और इस वाली रे के लिए हमारा नॉर्मल ये हमारा इंसिडेंट एंगल हो गया आई. यहाँ पे रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये हो गया आर. अगर इस वाली इमरजेंट रे की बात करें उसके लिए आपका नॉर्मल हो गया ये दिस वन और ये हो गया आपका एंगल ऑफ इमरजेंस. दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इमरजेंस विच इज रिप्रेजेंटेड बाय ई. ठीक. नाउ व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू अ ग्लास प्रिज्म इट गेट्स डेविएटेड एंड it gets bent twice at the air glass interface and glass air interface. air glass interface का मतलब है इस जगह की बात कर रहा है यानी कि इस कंडीशन में, एंड ग्लास एयर इंटरफेस का मतलब है इस जगह की बात कर रहा है. सॉरी. एंड अगर हम इस रे को और इस रे को हमने जब मिलाया तो यहाँ पे ये एंगल बना जिसे हम एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं. सिमिलरली डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म, वो आपको समझ में आ गई होगी बात कि जो इमर्जेंट रे इज डेविएटेड बाय एन एंगल टू द इंसिडेंट रे एंड दिस एंगल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डेविएशन. ठीक है, ये आपका जो एंगल बना था इसे हम एंगल ऑफ डेविएशन कहेंगे. सिमिलरली अगर कोई वाइट लाइट जब किसी ग्लास प्रिज्म से बीम ऑफ वाइट लाइट जाता है तो क्या होगा कि व्हेन अ बीम ऑफ वाइट लाइट इज पास थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, एक कोई वाइट लाइट है जो ये जो येलो एरो है दिस वन, और जब ये आपकी वाइट लाइट ग्लास प्रिज्म से जाती है तो पास होने के बाद वो 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है. किसमें? 7 कलर में. जैसे आपने बचपन में एक्सपेरिमेंट किए होंगे, स्केल यूज़ किया होगा, स्केल से आपने जैसे सन को देखा होगा तो उसमें कलरफुल लाइट्स दिखती हैं. सिमिलरली अगर आप वाइट लाइट का बीम किसी ग्लास प्रिज्म से या ग्लास स्लैब से आप क्रॉस कराओगे तो यू कैन सी द 7 कलर्स विच इज कॉल्ड विबग्योर एंड द फुल फॉर्म ऑफ विबग्योर इज वायोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड.
It is split up to into 7 band of colors which is called spectrum. इस 7 कलर के जो बैंड है इसको हम स्पेक्ट्रम कहेंगे. This is called dispersion of white light, and the spectrum of white light has the colors that I told you: violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. In short, we call it as a Vibgyor. And the red light bends the least and the violet light bends the most. जो रेड लाइट होती है वो बहुत ज़्यादा लीस्ट नहीं होती, यानी कि उसका जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है वो कम होता है, और जो वायोलेट होती है वो बहुत ज़्यादा डेविएट होती है. सेम अगर हम देखें तो हमें इस तरह से एक स्पेक्ट्रम मिलता है पूरा कलरफुल जब हम वाइट लाइट को पास कराते हैं, ठीक है, ग्लास प्रिज्म के थ्रू. नेक्स्ट आ जाइए, रिकॉम्बिनेशन ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट प्रोड्यूसेस वाइट लाइट. अब देखो हमने ग्लास प्रिज्म से वाइट लाइट क्रॉस कराई थी या पास कराई थी, सॉरी, that time we have the or we got the 7 colors of white light. अब सिमिलरली आप किसी प्रिज्म से, ग्लास प्रिज्म से आप वाइट लाइट पास कराओगे, ठीक है, तो व्हाट वी विल गेट, ये आपने वाइट लाइट पास कराई, ये 7 कलर्स में जानी चाहिए, बट हमने यहाँ पे सिर्फ 2 ही कलर्स लिए, रेड और विबग्योर. विबग्योर की वजह से रेड और वायोलेट, सॉरी, अब ये रेड और वायोलेट आपने, सो दीज रेड एंड वायोलेट रेज, अगर आप वापस से इन्वर्टेड प्रिज्म, ये वाला जो था ये आपका नॉर्मल था और इसके अपोजिट यानी कि इन्वर्टेड फॉर्म में हमने दूसरा प्रिज्म रखा. अगर आप इन्वर्टेड प्रिज्म से वो रेड और वायोलेट रे ऑफ लाइट पास कराते हो वापस, यू विल गेट द वाइट लाइट अगेन, यू विल गेट द वाइट लाइट अगेन. तो अगर आपका क्वेश्चन आता है हाउ कैन यू गेट अ वाइट लाइट आफ्टर क्रॉसिंग इट और आफ्टर पासिंग इट फ्रॉम अ प्रिज्म, तो प्रिज्म से पास कराने के बाद भी अगर आपको वापस से वाइट लाइट ही चाहिए तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू यूज 2 prism, the one should be in the proper manner and the second one should be in the inverted condition. ठीक है, तो क्या होगा कि जो वाइट लाइट आपकी जा रही थी वो 2 times रिफ्रैक्शन करके वापस वाइट लाइट में वापस मिल जाएगी, ठीक है. When these colors are allowed to fall on an inverted glass prism, it recombines to produce white light. और ये जो एक्सपेरिमेंट है ये ईसाक न्यूटन जी ने किया था. नेक्स्ट है रेनबो फॉर्मेशन. रेनबो फॉर्मेशन आपको पता है रेनबो कब होता है, जब बारिश होती है. हमेशा याद रखना रेनबो जो होगा वो बारिश होगी, उसके बाद जो आपके एटमॉस्फेयर में स्मॉल पार्टिकल्स या जो शार होता है या छोटी छोटी बूंदें होती हैं वो रह जाती हैं एटमॉस्फेयर में, तब आपका रेनबो प्रोड्यूस होता है या बनता है, फॉर्मेशन होता है रेनबो का. और द वन मोर थिंग कि जो रेनबो होगा वो हमेशा सन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, यानी कि दे बोथ विल बी अपोजिट और एट द फ्रंट ऑफ ईच अदर. ठीक, तो देख लेते हैं कैसे होगा. रेनबो पहले बता देती हूँ, नेचुरल स्पेक्ट्रम है जो स्काई में दिखता है आफ्टर रेन शावर एज आई टोल्ड यू, एंड द वाटर ऑफ ड्रॉपलेट्स एक्ट लाइक ए स्मॉल प्रिज्म. कैसे स्मॉल प्रिज्म की तरह वाटर ड्रॉप्स करती है वो मैं देखो. एक इस तरह से वाइट लाइट आई, जब ये गई वाटर के अंदर तो रिफ्रैक्शन होगा क्योंकि वो एक एटमॉस्फेयर, एयर टू वाटर जा रहे हैं, मीडियम चेंज हुआ, रेयर टू डेंसर चले गए. फिर क्या होगा, ये वापस आएंगी उस सरफेस से, क्या करेंगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लेकर वापस आएंगी. अच्छा, रेनबो एक ऐसा फॉर्मेशन है जिसमें रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन दोनों फिनोमेना यूज हो जाते हैं, दोनों फिनोमेना यूज होते हैं. ठीक है, इसके बाद देखो ये वापस आके आपकी ऑब्जर्वर, जैसे यहाँ कोई इंसान खड़ा हुआ है तो उसको ये क्या कहते हैं, कलर दिखेंगे, उसको क्या करेंगे, कलर्स दिखेंगे. तो हमें वाइट सनलाइट जो पड़ रही होती है रेन ड्रॉप्स पे, देखो रेन ड्रॉप्स इधर है और सनलाइट इधर है, मैंने क्या कहा था एक दूसरे के अपोजिट होंगे. ठीक है, अ रेनबो इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम अपीयरिंग इन द स्काई आफ्टर अ रेन शावर. इट इज कॉज्ड बाय द डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट बाय वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर. The water droplets act like a small prism, as I told you. They refract and disperse the sunlight, then reflect it internally and finally refract it again when it comes out of the raindrops. जब यहाँ पे जाएंगी रिफ्रैक्शन होगा, फिर यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा और फिर आप बाहर जाके रिफ्रैक्शन हो जाएगा दोबारा से. एंड ड्यू टू डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन बाय द वाटर ड्रॉपलेट्स वी सी द रेनबो कलर्स. इसलिए हमें रेनबो कलर्स दिखते हैं. नाउ यू कैन अंडरस्टैंड, अगर कहीं रेनबो दिख रहा है तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो किसी को भी कि वाई देयर इज अ रेनबो फॉर्मेशन और हाउ इट कैन बी क्रिएटेड. दिस इज द प्रॉपर वाइट लाइट जाती है, हमें 7 कलर्स दिखते हैं. एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है. एटमॉस्फेयर में आपको पता है बहुत अलग अलग तरह की गैसेज हैं,
लेयर्स हैं, हमारे अर्थ के ऊपर भी बहुत सारे एटमॉस्फेयर लेयर होती हैं कि 1 लेयर, 2 लेयर, 2 3 लेयर, इस तरह से। तो उसकी वजह से क्या कहते हैं, क्या होता है ना, रिफ्रैक्शन होता है उन लेयर से। जब लाइट आती है किसी भी सोर्स से, चाहे आपकी स्टार हो गया, चाहे आपका सन हो गया, तो क्या होता है ना, रिफ्रैक्शन होता है उससे। वो रिफ्रैक्शन हम देखते हैं, अगर स्टार है तो उसकी अपीरेंट पोजीशन रियल पोजीशन में कैसे चेंज आता है। देखो, रियल पोजीशन है तो वो उसकी कंडीशन ऐसे आई पे बननी चाहिए, ठीक। और जो अपरेंट पोजीशन है उसकी कंडीशन बनती है इस तरह से। ऐसा क्यों होता है कि जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है ड्यू टू ग्रेजुअल चेंज इन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एटमॉस्फेयर। जब आप ऊपर से यानी कि गैलेक्सी से नीचे की तरफ आओगे तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एटमॉस्फेयर है वो इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज हो रहा है टूवर्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ बिकॉज ऑफ द हॉट एयर अबव इज लेस डेंस देन द कूल एयर बिलो। जो ऊपर हॉट एयर है वो ज़्यादा डेंस है, सॉरी कम डेंस है नीचे के उसमें। सो लाइट ग्रेजुअली बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो जो लाइट होगी वो क्या होगी, बैंड हो जाएगी किसकी तरफ, नॉर्मल की तरफ। सो द रियल पोजीशन ऑफ अ स्टार इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स अपेरेंट पोजीशन। तो जो स्टार की रियल पोजीशन है वो ना दिख के हमें कौन सी दिखेगी, अपेरेंट पोजीशन दिखेगी। और ये ट्विंकलिंग का भी यही एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि स्टार ट्विंकल करते हैं, ठीक। This is the same condition, refractive index increasing, ray path, star, apparent star position आनी ऐसे आती है इतनी जगह से चेंज होके। नेक्स्ट है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। तो देखो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स क्या है कि ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है एज आई टोल्ड यू and of star light and due to changing in the position of the stars and movement of the layers of atmosphere। जैसे यहाँ पे ये वाला डायग्राम दिख रहा है, इसमें एटमॉस्फेयर लेयर्स चेंज हो रही है बार बार, क्योंकि गैसेज होती हैं तो एटमॉस्फेयर चेंज होता रहता है। और एटमॉस्फेयर चेंजिंग की वजह से जो लाइट आती है वो कैसी होती है, कभी ब्राइट, कभी कम, कभी ज़्यादा, कभी कम, यानी कि ट्विंकलिंग होता रहता है, ठीक। So the light from the stars is sometimes brighter and sometimes fainter and it appears to twinkle। प्लेनेट्स ऐसा क्यों नहीं करते, क्योंकि प्लेनेट्स जो होते हैं वो हमारे क्लोज होते हैं, क्लोजर to the earth than stars। the light from the stars are considered as a point source of light। बहुत ही छोटे छोटे दिखते हैं। and the light from the planets are considered as extended source of light। अब देखो जहाँ पे पोल्यूशन कम होता है वहाँ स्टार्स बहुत दिखते हैं। आप लेह लद्दाख की तरफ चले जाओ, वो थोड़ा हाइट में भी, एल्टीट्यूड भी ज़्यादा है अर्थ पे, और नॉर्मली भी आप वहाँ पे जो पॉल्यूशन है बहुत कम है। तो जब आप उस ऊपर की तरफ देखोगे तो वहाँ पे बहुत सारे स्टार्स आपको दिखेंगे। बट अगर आप अपनी सिटी में देखो या ज़्यादा से जितनी ज़्यादा पॉल्यूटेड जगह होगी वहाँ पे स्टार्स कैसे होंगे, कम दिखेंगे, क्योंकि वहाँ एटमॉस्फेयर कैसा है, बहुत पॉल्यूटेड है, बहुत वहाँ पे लेयर्स बनी हुई हैं एटमॉस्फेयर में, तो वहाँ नहीं दिखते। जैसे मेरे होम टाउन में जाती हूँ तो मुझे बहुत सारे स्टार्स दिखते हैं, बट आगरा में आई कांट सी 1 or 2 स्टार्स, दैट्स इट। प्लेनेट्स आर क्लोजर टू द अर्थ देन स्टार्स। ये मैं आपको समझा दिया कि क्यों होता है। दिस इज द सेम डायग्राम। एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट। 2 मिनट पहले सनराइज हो जाता है, सन जो है 2 मिनट पहले दिखता है, और 2 मिनट बाद क्या कहते हैं, सनराइज और सनसेट का है। यानी कि जो 4 मिनट्स हमारे कम होते हैं, 24 आवर्स की जगह जो एक्चुअल में टाइम होता है वो 23 आवर्स 56 मिनट्स होते हैं। तो सन इज विजिबल टू अस अबाउट 2 मिनट्स बिफोर सनराइज। सनराइज के 2 मिनट पहले हमें दिखने लगता है, एंड अबाउट 2 मिनट्स आफ्टर सनसेट ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। और सन सेट होने के बाद 2 मिनट के बाद तक हमें दिखता रहता है वो एक्चुअल में जो होता है उससे। देखो ये रियल पोजीशन, लेकिन अपरेंट पोजीशन चेंज हो जाती है बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेयर। सिमिलरली रियल पोजीशन दिखनी चाहिए, बट क्या होता है हमें दिखती कहाँ पर है, अपरेंट पोजीशन अलग दिखता है। द अपरेंट फ्लैटरिंग ऑफ द सन्स डिस्क एट सनराइज एंड एट सनसेट इज ऑल्सो ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, हमें फ्लैट दिखते हैं, यही रीजन है। नेक्स्ट है स्कैटरिंग ऑफ लाइट या टिंडल इफेक्ट। अगर इसे नॉर्मल लैंग्वेज में टिंडल इफेक्ट को समझो तो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना एटमॉस्फेयर में, जब वो लाइट को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं वो टिंडल इफेक्ट होता है। जैसे जब आपका फॉग होता है तो आप अपनी एक्टिवा की जो लाइट होती है उसमें आपको फॉग में पार्टिकल्स उड़ते हुए दिखते हैं धूल के, या नॉर्मली धूल के पार्टिकल्स एक्टिवा के उड़ते हुए दिखते हैं। फॉग दिखता है आपको लाइट में, कितना फॉग है, वो सब टिंडल इफेक्ट ही है। वह ना बीम ऑफ लाइट पासिस थ्रू अ कोलॉइडल सोल्यूशन होता है हल्के हल्के जिसमें दाने हों, जैसे
आपके क्या कहते हैं बहुत छोटे 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 दाने हो जिस सॉल्यूशन में, उसे कॉलोइडल सॉल्यूशन कहते हैं, थोड़ा थिक हो। द पाथ ऑफ द लाइट बिकम्स विजिबल ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कॉलोइड पार्टिकल्स, दिस इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। उसी को हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। जैसे डायग्राम्स में देखो, फर्स्ट वाले में, सेकेंड वाले में, थर्ड वाले में क्या है, आपकी सनलाइट दिख रही है ड्यू टू द पार्टिकल्स। द कलर ऑफ द स्कैटर्ड लाइट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल्स, जो उसको स्कैटर कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। एंड वेरी फाइन पार्टिकल्स स्कैटर ब्लू लाइट, दिस इज द रीजन वाई वी हैव द ब्लू स्काई। लार्जर पार्टिकल्स स्कैटर डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट, अगर बड़ा पार्टिकल है तो वो डिफरेंट कलर स्कैटर करेगा अकॉर्डिंग टू द साइज, बट अगर बहुत छोटे छोटे तो दे विल स्कैटर द ब्लू वन। दिस इज द, देखो ये अगर आपने कभी इस चीज तरह से देखा हो, डार्क रूम में कोई विंडो हो, वहाँ पे क्या होता है सनलाइट आ रही होती है तो पार्टिकल्स दिखने लगते हैं डस्ट वगैरह के। वाई इज द कलर ऑफ द स्काई क्लियर स्काई ब्लू, क्योंकि आपको जो एटमॉस्फेयर में पार्टिकल्स वो बहुत छोटे हैं और ब्लू कलर की जो वेवलेंथ होती है वो कम होती है, तो इसलिए जो आपकी क्या कहते हैं शॉर्टर वेवलेंथ एंड देन रेड लाइट विच हैज़ अ लॉन्गर वेवलेंथ, तो इस वजह से जो आपके पार्टिकल्स होते हैं वो कौन सी कलर स्कैटर करते हैं, ब्लू। अच्छा, सब विबग्योर होता है तो वायोलेट और इंडिगो वो तो बिल्कुल ही इतनी बुरी तरह स्कैटर हो जाती है लाइट कि बिल्कुल नहीं दिखती, बस कौन सी दिखती है फिर हमें थर्ड नंबर पे ब्लू कलर की लाइट दिखती है। ठीक है, तो दिस इज द रीज़न। ये लैंग्वेज में आप अपने हिसाब से लिख सकते हो अगर आपको रीजंस पता हो कि वाई स्काई इज़ ब्लू और वाई व्हाट इज़ द कंडीशन इज देयर। अच्छा, जो स्पेस में एस्ट्रोनॉट वगैरह जाते हैं या आपने कभी वीडियो देखे होंगे सोशल साइट्स पे बहुत आते हैं, उसमें एस्ट्रोनॉट होते हैं, वहाँ से अर्थ दिख रहा होता है और उसके आसपास में जो एरिया पूरा स्काई दिखता है वो ब्लैक दिखता है। क्यों वो ब्लैक इसलिए दिखता है क्योंकि वहाँ कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है। जब वहाँ कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है तो जो वाइट लाइट होगी वो क्या होगी, वो स्कैटर होगी ही नहीं। जब कोई लाइट स्कैटर नहीं होगी तो वहाँ पे कैसी लाइट रहेगी, ब्लैक, मतलब वहाँ अंधेरा ही रहेगा। वाइट लाइट फ्रॉम द सन इज कंपेयर्ड ऑफ ऑल द कलर्स ऑफ द रेनबो, सब कंपोज होते हैं, सॉरी कंपोज, सारे जो वाइट लाइट होती है सन की उसमें सारे कलर्स कंपोज होते हैं। मोर देन 20 माइल्स अबव अर्थ द स्काई इज ब्लैक, जब आप 20 माइल्स से ऊपर चले जाओगे अर्थ के तब आपका जो स्काई है वो कैसा ब्लैक है। कलर ऑफ द स्काई एट सनराइज एंड सनसेट रेड क्यों होता है, क्यों, क्योंकि जो अब जब सनसेट और सनराइज के टाइम पे जो सन होता है वो बहुत दूर होता है, यानी कि सन नियर द हॉरिजन होता है, तो जो ब्लू होती है वो भी, जो ब्लू लाइट होती है वो भी स्कैटर हो जाती है सारी। कौन सी कलर बचती है, रेड, क्योंकि रेड सबसे कम स्कैटर होती है, इसीलिए जो डेंजर सिग्नल होते हैं वो रेड कलर के बनाए जाते हैं ताकि वो आपको फॉग में, बारिश में, अंधेरे में जो भी हो लेकिन उनकी स्कैटरिंग क्या हो, सबसे कम हो, तो वो रेड कलर आपको हर जगह दिख रहा है। आपकी एक्टिवा की बैक लाइट भी कैसी होती है, रेड कलर होती है, रेड के बाद येलो होती हैं फिर, ठीक है, ग्रीन येलो। तो यही आपकी कंडीशन है कि कलर ऑफ द स्काई एट सनराइज एंड सनसेट रेड क्यों होता है, क्योंकि वो सबसे लेस स्कैटर कलर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज शेयर टू अदर्स, लाइक and subscribe my channel if you have not done, and please comment and tell me कि ये वीडियो आपको कैसे लगी, नई तरह से मैंने जो पीपीटी के साथ आपको एक्सप्लेनेशन दिया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, सो आई कैन बी लाइक, अगर कोई थ्योरेटिकल टॉपिक है तो मैं इसी तरह से नेक्स्ट टाइम भी वीडियो आपके अपलोड कर दूँ। थैंक यू सो मच।